हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में साइंस प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बीपीएससी ट्री 4.0 के लिए अत्यंत आवश्यक है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिए। इसमें टोटल क्वेश्चन 40 देखने को मिलेगा, जो कि 40 अंक का होगा। ठीक है। इसके अलावा यदि आप क्वालिफाइंग पेपर, लैंग्वेज क्वालिफाइंग पेपर, ठीक है, मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस, प्रीवियस ईयर पेपर सोल्यूशन या प्रैक्टिस सेट पेपर देखना चाहते हैं तो आप प्ले लिस्ट के जरिए देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। फर्स्ट है कि सक्रिय मोड के माध्यम से कणों के परिवहन के लिए ऊर्जा किससे प्राप्त होती है। तो 111 का होगा ए ऑप्शन, एटीपी। सक्रिय मोड के माध्यम से कणों के परिवहन के लिए ऊर्जा जो है ये एटीपी से प्राप्त होते हैं। परिवहन के सक्रिय मोड में कण का परिवहन सांद्रण प्रवणता के विरुद्ध होता है, इसलिए सक्रिय परिवहन के लिए कणों के परिवहन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है। उसके बाद देखिए कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पानी के अणु कोशिका में प्रवेश करते हैं उसे एंडोस्मोसिस कहते हैं, जबकि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पानी के अणु कोशिका से बाहर निकलते हैं उसे एक्सोस्मोसिस कहते हैं। ठीक है। अब देखिए, सक्रिय परिवहन एक प्रकार का जो है सेलुलर परिवहन है, जिसमें एमिनो एसिड, ग्लूकोज और आयन जैसे पदार्थ कोशिका झिल्ली के पार जो है ऐसे क्षेत्र में ले जाए जाते हैं जहां पहले से ही ऐसे पदार्थों की उच्चतम सांद्रता होती है। ठीक है। सक्रिय परिवहन पदार्थों की उनकी सांद्रता प्रवणता के विरुद्ध स्थानांतरित करने के लिए एटीपी जैसे रासायनिक ऊर्जा का प्रयोग करता है। फिर है कि प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड में कितने अलग अलग जो घटक होते हैं। तो देखिए, प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड में 3 अलग अलग घटक होते हैं, तो इसका बी ऑप्शन होगा। न्यूक्लिक अम्ल का प्रत्येक अणु हजारों इकाइयों या एकलकों का बना होता है, इन्हें न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। ठीक है। न्यूक्लियोटाइड्स के अणु में निम्नलिखित पदार्थ के जो है अनुभाग पाए जाते हैं। शर्करा, दूसरा फास्फेट और तीसरा नाइट्रोजनी क्षार। ठीक है, नाइट्रोजनी क्षार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है कि हम किसी भौतिक या रासायनिक प्रक्रिया की दर को कैसे व्यक्त कर सकते हैं। तो 113 का होगा फर्स्ट ऑप्शन। तो भौतिक परिवर्तन या रासायनिक परिवर्तन की दर प्रति इकाई समय में जो है बनने वाले उत्पाद की मात्रा से व्यक्त की जाती है। भौतिक परिवर्तन प्रतिवर्ती होते हैं, लेकिन रासायनिक परिवर्तन प्रतिवर्ती नहीं होते हैं। एक रासायनिक प्रतिक्रिया वह होती है जिसमें अभिकारक अणुओं के भीतर बंधन टूट जाते हैं और एक नया पदार्थ बनाने के लिए उत्पाद अणुओं के भीतर नए बंधन बनते हैं। परमाणु या आयनन या अणु जो प्रतिक्रिया करके नया पदार्थ बनाते हैं अभिकारक कहलाते हैं। बनने वाला नए पदार्थ या अणु उत्पाद है। रासायनिक प्रतिक्रिया द्रव्यमान के संरक्षण नियम का पालन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा कथन जैव अणुओं के बारे में सत्य है। तो सी ऑप्शन, यानी बायोमोलेक्यूल्स की अपनी दक्षता होती है। बायोमोलेक्यूल्स की अपनी दक्षता होती है कथन जैव अणुओं के बारे में सत्य है। बायोमोलेक्यूल्स ऐसे अणु हैं जो जीवित जीवों के रखरखाव और चयापचय प्रक्रियाओं में शामिल होते हैं। ठीक है। अब देखिए, जैव अणुओं की जो विशेषता है कि इनमें अधिकांश कार्बनिक यौगिक होते हैं, उनके विशिष्ट आकार और आयाम निर्धारित हैं और कार्यात्मक समूह उनके रासायनिक गुणों को निर्धारित करती हैं। नेक्स्ट फिर है कि जैव अणुओं के चयापचय संश्लेषण को खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। तो एक इसका ए ऑप्शन। तो देखिए, जैव अणुओं के जो है चयापचय संश्लेषण को जो है अपचय के रूप में जाना जाता है। ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा कि जैव अणु जो है जीवित जीवों में मौजूद एक रसायन है जो कोशिका विभाजन, ठीक है, मोर्फोजेनेसिस या विकास जैसे एक या अधिक जैविक कार्यों के लिए आवश्यक है। ऊर्जा प्राप्त करने के लिए अणुओं का टूटना अपचयन कहलाता है। कोशिका के माध्यम से भी आवश्यक
यौगिकों का संश्लेषण अपचयन क्रिया के द्वारा होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विटामिन में सल्फर होता है? तो बी ऑप्शन बायोटीन। तो बायोटीन सल्फर युक्त विटामिन है। स्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी है और रेटिनॉल विटामिन ए है। साइनोकोबालामीन विटामिन B12 का रासायनिक नाम है। बायोटीन का रासायनिक सूत्र C10H16N2O3S होता है। विटामिन B7 का रासायनिक नाम बायोटीन है। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। नेक्स्ट है आहार नाल की सबसे आम बीमारी क्या है? 117 का फर्स्ट, सूजन। आहार नाल की सूजन बैक्टीरिया या आयरन या वायरस संक्रमण के कारण होने वाली सबसे आम बीमारी है। यह संक्रमण आंत के परजीवियों जैसे टेपवर्म, राउंडवर्म आदि के कारण भी होता है। छोटी आंतों में होने वाली विभिन्न रोग जो आंत्र शोथ, कार्बोहाइड्रेट सहिष्णुता आदि हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से टाइफाइड होता है। ठीक। 118, निम्नलिखित में से कौन सरल प्रसार द्वारा अवशोषित नहीं होता है? सी ऑप्शन सोडियम आयन। तो सोडियम आयन सरल प्रसार द्वारा अवशोषित नहीं होता है। ग्लूकोज, एमिनो एसिड और कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे क्लोराइड आयन आमतौर पर सरल प्रसार द्वारा अवशोषित होते हैं। नेक्स्ट कहता किसकी उपस्थिति जो है हड्डियों के मैट्रिक्स को कठोर बनाती है? 119 का सी, कैल्शियम लवण। तो कैल्शियम लवण की उपस्थिति हड्डियों के मैट्रिक्स को कठोर बनाती है। ठीक है। उसके बाद देखिए कि मानव में पूरे शरीर को साधने तथा उसकी आकृति को बनाए रखने के लिए शरीर के भीतर अस्थियों का जो ढांचा होता है उसे कंकाल कहते हैं। ठीक है। कंकाल उत्तक दो प्रकार के, एक तो उपास्थि एक अस्थि होता है। अस्थि ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट के बने होते हैं। उपास्थि जो है अन्य संयोजी उत्तक के समान भ्रूण के जो है मीजोडर्म से उत्पन्न होती हैं। उपास्थि का मैट्रिक्स जो है कॉन्ड्रिन होता है। घ्राण उपकला में कितनी कोशिकाएं होती हैं? 120 का होगा ई ऑप्शन। तो घ्राण उपकला में 4 कोशिकाएं होती हैं। बेसल कोशिकाएं, सहायक कोशिकाएं, घ्राण रिसेप्टर्स कोशिकाएं और जो है ब्रश सेल। ठीक है। घ्राण उपकला न्यूरॉन्स बनाने के लिए जो संशोधित की जाती हैं। नेक्स्ट कहता है किसी संक्रमण के दौरान प्रतिदिन उत्पादित जो एंटीबॉडी की संख्या क्या हो सकती है? 121 का होगा बी ऑप्शन 20 ट्रिलियन। किसी संक्रमण के दौरान प्रतिदिन उत्पादित एंटीबॉडी की संख्या 20 ट्रिलियन हो सकती है। एंटीबॉडी इम्यूनोग्लोबुलिन जो एंटीजेनिक उत्तेजन के जवाब में उत्पन्न होता है। इंटरफेरॉन की खोज आइजैक्सन एवं लिंडेमान ने किया था। ठीक है। और इंटरफेरॉन 3 प्रकार का होता है। अल्फ़ा एक होता है इंटरफेरॉन अल्फ़ा, इंटरफेरॉन बीटा, उद्दीपित टी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 122 कहता है किस प्रकार का हेपेटाइटिस रक्त या यौन संपर्क द्वारा जो है स्थानांतरित नहीं किया जा सकता? तो हेपेटाइटिस ए वायरस के संचरण का जो है तरीका जो है भोजन, कपड़े, खाने के बर्तन आदि के मल जो संदूषण से होता है। तो ए ऑप्शन हेपेटाइटिस ए। ठीक है। हेपेटाइटिस बी, सी और डी रक्त आधान और यौन संपर्क के माध्यम से होता है। विटामिन देखिए यहाँ पे हेपेटाइटिस ए जो है यह दूषित भोजन और दूषित पानी के सेवन से होता है। हेपेटाइटिस बी जो है ये इन्फेक्टेड ब्लड के ट्रांसफ्यूजन और सीमेन और दूसरे जो है फ्लूइड के जो है एक्सपोजर के कारण होता है। विटामिन सी जो है यह ब्लैक और इन्फेक्टेड इंजेक्शन के इस्तेमाल से होता है।
हेपेटाइटिस डी जो है ये HBV वायरस से संक्रमित होता है। और हेपेटाइटिस ई जो है यह विषाक्त पानी और जो है खानी के कारण होता है। नेक्स्ट 123 है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिक का सबसे सरल सदस्य है? 123 का सी, मीथेन। मीथेन कार्बनिक यौगिक का सबसे सरल सदस्य है। वास्तव में यह एल्केन परिवार में सबसे सरल है। नेक्स्ट 124 है कि निम्नलिखित में से किस बहुलक प्रकार को उसके अनुप्रयोग और गुणों के आधार पर वर्गीकृत नहीं किया गया? 124 का सी, सिंथेटिक। सिंथेटिक पॉलीमर को उनकी उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है और उन्हें मानव निर्मित पॉलीमर के रूप में जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कहता प्रोटीन संश्लेषण में किन कोशिकाओं में से किनकी जो है भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? तो 125 का होगा बी ऑप्शन, अंतःप्रद्रवी जालिका और राइबोसोम। तो प्रोटीन संश्लेषण में अंतःप्रद्रवी जालिका और राइबोसोम महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राइबोसोम अंतःप्रद्रवी जालिका की झिल्लियों की सतह पर सटे होते हैं या फिर अकेले गुच्छों में कोशिका द्रव में बिखरे रहते हैं। ठीक है, ऐसे रचनाएं प्रोटीन और RNA की बनी होती हैं, अर्थात राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 126 की यदि बात करें, कहता निम्नलिखित में से कौन रेडियोधर्मी प्रकृति का है? ई ऑप्शन। तो देखिए विकल्प में से कोई भी रेडियोधर्मी प्रकृति का नहीं है। ऑक्सीजन समूह 16 का सबसे गैर धात्विक तत्व है। सल्फर भी एक विशिष्ट गैर धातु है और टेल्यूरियम जो है एक उपधातु है। पोलोनियम जो है प्रकृति में धात्विक, लेकिन इसकी अर्ध आयु कम है 13.8। पोलोनियम रेडियोधर्मी प्रकृति का है। पोलोनियम सबसे ज़्यादा समस्थानिक वाला रेडियोधर्मी तत्व है। रेडियोधर्मिता की इकाई बेकोरल होती है। ठीक है, एक क्यूरी बराबर होता है 3.7 × 10⁻10 विखंडन पर सेकेंड। ठीक है, अब देखिए आयोडीन 131 का उपयोग जो है थायराइड रोग में होता है। और फास्फोरस 32 का उपयोग अस्थि रोग में, कोबाल्ट 60 का मस्तिष्क ट्यूमर एवं कैंसर के इलाज में, और सोडियम 24 का रक्त प्रवाह के वेग मापने में। ओजोन एक शक्तिशाली ब्लीचिंग एजेंट क्यों है? तो बी ऑप्शन, नवजात ऑक्सीजन। नवजात ऑक्सीजन अर्थात ओ को मुक्त करने में आसानी के कारण ओजोन एक शक्तिशाली ऑक्सीकरण एजेंट भी है। ठीक, अब देखिए ओजोन ऑक्सीजन का एलोट्रोप है। ओजोन की सांद्रता डॉप्सन इकाई में मापते हैं। नेक्स्ट 128 कहता है देखिए CFC के आविष्कारों से पहले किस यौगिक का उपयोग रेफ्रिजरेटरों में बड़े पैमाने पर किया जाता था? 128 का सी, सल्फर डाइऑक्साइड। तो CFC से पहले सल्फर डाइऑक्साइड का उपयोग जो है रेफ्रिजरेटर के रूप में जो है किया जाता था। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 129 की यदि बात करें तो कहता प्राकृतिक रासायनिक संदेशवाहक की कमी होने पर जिन दवाओं का उपयोग किया जाता है उन्हें कहा जाता है। 129 का बी, एगोनिस्ट। तो एगोनिस्ट ऐसी दवाएं हैं जो रासायनिक संदेशवाहक के व्यवहार और गुणों को दोहराती हैं और रिसेप्टर्स को सक्रिय करती हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका उपयोग आँखों के लिए जो है एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है? तो 130 का जो हो जाएगा आपको हो जाएगा डी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? 130 का डी ऑप्शन हो जाएगा, प्रयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए बोरिक एसिड या एसिडम बोरिकम एक पतले जलीय घोल के रूप में तैयार किया जाता है और आँखों के लिए एंटीसेप्टिक के रूप में कार्य करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा। और डेटाल टिंचर और आयोडीन और आयोडोफॉर्म सामान्य एंटीसेप्टिक हैं जिन्हें घावों के इलाज के लिए सीधे घावों पर लगाया जाता है। बोरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र H3BO3 होता है।
ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मॉडल परमाणु के थॉमसन मॉडल के समान है। तो 131 का डी ऑप्शन। ठीक है, तो परमाणु के थॉमसन मॉडल को अलग अलग नाम जैसे बेर का हलवा, तरबूज और किशमिश का हलवा मॉडल भी कहा जाता है। ठीक, अब देखिए थॉमसन परमाणु मॉडल की तुलना तरबूज से की जाती है, जिनके अनुसार तरबूज के बीज ऋणात्मक आवेशित कणों के रूप में रहता है। तरबूज का लाल भाग धनावेशित होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 132 है कि एक खुली प्रणाली निम्न में किसके स्थानांतरण की अनुमति देता है। 132 का सी, द्रव्यमान और ऊर्जा दोनों। तो एक खुली प्रणाली परिवेश से द्रव्यमान एवं ऊर्जा दोनों के हस्तांतरण की अनुमति देती है। ठीक, एक उसके बाद देखिए 133 है कि जो समान रूप से आवेशित गोले एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, अब यदि वे एक दूसरे को छूते हैं तो वे क्या करेंगे। 133 का ई ऑप्शन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो दो समान रूप से आवेशित गोला एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यदि वे एक दूसरे को छूते हैं तो वे न तो आकर्षित होगा न ही विकर्षित। नेक्स्ट 134 है कि किसी परिपथ में किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है। तो एक सी ऑप्शन, इलेक्ट्रॉनिक धारा। किसी परिपथ से इलेक्ट्रॉनिक धारा प्रवाहित होती है। गति में आवेश विद्युत धारा उत्पन्न करती हैं। आवेश के प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। विद्युत धारा बराबर होता है आवेश बट्टा समय, यानी I बराबर Q/T। विद्युत धारा एक जो अदिश राशि है, विद्युत धारा का मात्रक होता है आपको 1 एम्पियर बराबर होता है 3 × 10⁹ स्टेट एम्पियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 135, निम्नलिखित में से कौन विक्षेपण का लक्षण है। कौन विक्षेपण का लक्षण है। 135 का ए ऑप्शन, अपवर्तन। ठीक है, अपवर्तन विक्षेपण का कारण बनता है। अब प्रकाश के तरंगदैर्घ्य उसके अपवर्तन की डिग्री निर्धारित करती हैं। प्रकाश, उसके बाद है सफ़ेद प्रकाश जो है विभिन्न तरंगदैर्घ्यों से बना होता है। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा, बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक। ठीक है, उसके बाद देखिए सबसे कम होता है। नेक्स्ट 136। नेक्स्ट है कि एक मक्खी दूरबीन अभिदृश्यक पर बैठी है, दूर स्थित वस्तु के अंतिम प्रतिबिंब की तीव्रता पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। 136 का एक, कम करता है। ठीक है, क्या करता है, कम करता है। नेक्स्ट फिर है निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश के अपवर्तन के कारण बनता है। तो सी ऑप्शन, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश की गति में परिवर्तन। तो देखिए एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश की गति में परिवर्तन प्रकाश के अपवर्तन का कारण होता है। प्रकाश अलग अलग माध्यम में अलग अलग प्रकार से गमन करता है। ठीक है, तो यहाँ पे होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, और प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही तारे टिमटिमाते हैं। अपवर्तन एक तरंग जो है। नेक्स्ट फिर है कि एक प्रकाश तरंग हवा से कांच में प्रवेश करती है। तरंग की ऊर्जा, तो 138 का यह घटता है। तो जब एक प्रकाश तरंग वायु माध्यम से कांच के माध्यम में प्रवेश करती हैं, जो तरंग की ऊर्जा कम हो जाती है। अस्थाई प्रकाश। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो हो जाएगा क्वेश्चन, इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। 139 है, निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है। तो 139 में असत्य कथन की बात करें, बी ऑप्शन। तो देखिए बेल वातावरणीय दबाव मापन की इकाई है, यह कथन असत्य है। हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी मापने की इकाई है। केल्विन तापक्रम मापने की इकाई है। ओम विद्युत प्रतिरोध मापने की इकाई है। और बेल जो है ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई है। 140 है कि 4 kg वजनी एक वस्तु स्थिर अवस्था में है, निरंतर बल लागू होने पर 5 मीटर प्रति सेकंड की गति प्राप्त करती है। इस बल द्वारा किया गया कार्य। तो देखिए बल द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, W बराबर
होता है 1/2m इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, तो W बराबर यानी किया गया कार्य होता है VW² माइनस 1/2 जो है 1/2 वी स्क्वायर यू स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, तो देखिए ये होगा एक 1/2, यहाँ पे हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर 4 और 2 के स्क्वायर 4, यहाँ पे कितना हो जाएगा। उसके बाद देखिए 2 का स्क्वायर जो है यहाँ पे हो जाएगा आपको 1/2 इंटू 4 इंटू 5 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर, यानी कितना होगा 50 जूल, सी ऑप्शन। ठीक है, तो किया गया कार्य होता है हाफ m इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। नेक्स्ट फिर है यहाँ पे जो है आपको निकालना है किया गया कार्य 141। तो यहाँ पे यदि गौर करें तो देखिए यहाँ पे किया गया कार्य होगा आयत का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो ये आयत का क्षेत्रफल होगा लंबाई गुने चौड़ाई, यहाँ से यहाँ तक 2 है और यहाँ से यहाँ तक कितना है, तो यहाँ से यहाँ तक आपको 4 है, तो 2 गुने 4। ठीक है, प्लस यहाँ पे देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो 1/2 गुने आधार और गुने ऊंचाई। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक तो कितना होगा 2 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 6 है, यहाँ से यहाँ तक 4 है, तो ये कितना होगा 2 हो जाएगा, तो गुने क्या होगा 2 होगा। ठीक है, गुने यहाँ पे जो है यहाँ पे 2 इंटू 4 इंटू यहाँ पे होगा जो है 1/2 आधार गुने ऊंचाई, 1/2 गुने आधार। ठीक है, गुने ऊंचाई, ये जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 2 दूनी 4। ठीक है, यहाँ जो हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पे यदि देखें तो 1/2 गुने आधार जो हो जाएगा यहाँ पे होगा आधार, और देखिए यहाँ से यहाँ तक 2 है, सॉरी यहाँ से यहाँ तक 2 है, तो यहाँ भी 2 लेंगे, 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो 10 जूल हो जाएगा। कितना हो जाएगा 10 जूल, यानी बी ऑप्शन। नेक्स्ट है 142 है कि ऋणात्मक रूप से ऊष्मा चालन को इस प्रकार वर्णित किया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पे ऊष्मा तथा मात्रात्मक रूप से ऊष्मा चालन को तो 142 का बी ऑप्शन लेंगे। ठीक है, बी ऑप्शन। तो किसी दिए गए तापमान अंतर के लिए ऊष्मा प्रवाह की समय दर मात्रात्मक रूप से जो ऊष्मा चालन के रूप में वर्णित किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और विकिरण विधि में ऊष्मा स्थानांतरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। नेक्स्ट है कि किसी पिंड के बारे में निम्न में से क्या कहा जा सकता है जो निरंतर वेग से गति कर रहा है। 143 का बी, यह गतिशील संतुलन में है। तो जब कोई जो है पिंड निरंतर वेग से गतिमान रहता है तो वह कार्य ठीक है, तो यहाँ पे होगा 143 का बी ऑप्शन, यानी यह गतिशील संतुलन में है। यह है कि परमाणु के नाभिक परिवर्तनों के फलस्वरूप तरंग या किरणें उत्पन्न होती हैं। 144 का हो जाएगा आपको ए ऑप्शन, गामा किरणें। तो देखिए परमाणु के नाभिक परिवर्तनों के फलस्वरूप तरंग यानी कि गामा किरणें उत्पन्न होती हैं। ठीक है, उत्पन्न होती है, और गामा किरण एक प्रकार का विद्युत चुम्बकीय विकिरण या फोटोन है जो परमाणु नाभिक के रेडियोधर्मी क्षय से उत्पन्न होता है। गामा देखिए नेक्स्ट फिर है गामा किरण की खोज पॉल विलार्ड ने किया था, और रक्त किरण वायुमंडल को गर्म करने के लिए उत्तरदायी है। फिर है कि फोटो केमिकल स्मॉल मुख्य रूप से पाया जाता है। 145 का ए, औद्योगिक क्षेत्र में। ठीक है, तो यहाँ पे है फोटो, देखिए नेक्स्ट फोटो केमिकल स्मॉग जो है ये मुख्य रूप से औद्योगिक क्षेत्रों में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 146 है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट है। 146 का बी ऑप्शन, खाद अपशिष्ट। तो खाद जो है अपशिष्ट ये जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट है। पॉलीथीन बैग
सिंथेटिक फाइबर और पॉलिस्टिक और राइबोडिग्रेडेबल जो है अपशिष्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 147 है कि कैल्शियम पानी की किस विशेषता में योगदान देता है। तो देखिए ए ऑप्शन कठोरता। तो कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के लक्षण के कारण होती हैं। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 148 निम्नलिखित में से देखिए यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से किसी पर्यावरण के मूल संगठकों में नहीं जाया जा सकता। तो 148 का सी ऑप्शन स्थानिक। स्थानिक पर्यावरण के मूल संगठकों में नहीं शामिल किया गया पारिस्थितिकी तंत्र का तनाव। तो जैव घटक है उत्पादन ठीक है, उपभोक्ता और अपघटनकर्ता, जल प्राण और गैसें। ठीक है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा देखिए ये हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट कहता है कि एक इकाई वेक्टर का परिभाषा क्या है। तो ई ऑप्शन। तो एक इकाई वेक्टर का परिमाण इकाई है, यह सिर्फ एक वेक्टर की दिशा देता है। ठीक है। एक कई वेक्टर की ओर इकाइयाँ या आयाम नहीं होता है। नेक्स्ट की यदि बात करें तो कहता है कि सुमेलित जोड़े को पहचान कर इंगित कीजिए। तो 150 का होगा डी ऑप्शन। ठीक है। क्या होगा डी ऑप्शन। अब यहाँ पे देखिए 150 का डी ऑप्शन हो जाएगा। कहता है कि नाकनी रोग नाकनी रोग फ्लोराइड के प्रदूषक भी है। फिर है मिनी माता रोग, ये पारा प्रदूषक से होता है। ब्लू बेबी रोग जो है नाइट्रेट प्रदूषण से होता है। इटावा ये जो है अब देखिए यहाँ पे है इटाई रोग, ये कैडमियम प्रदूषक से होता है। ब्लू बेबी रोग जो है ये नाइट्रेट के रूप प्रदर्शन से होता है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।